हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, इसे हम आज आपको बताएंगे। तो इसको समझाने के लिए हमें जो है एक ग्राफ की ज़रूरत होगी फॉर वेरिएशन ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, इसके बारे में तो चलिए एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो जब एक डेफिनेट डिस्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट, इस डिस्टेंस पर मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। जो एक दूसरे पर मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल वन और मॉलिक्यूल टू, वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, है ना। जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बराबर होते हैं। बट जब हम मॉलिक्यूल को और भी ज़्यादा पास में लाते हैं, ठीक है, जब हम और ज़्यादा पास लाते हैं, तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, ये होगी। तो ये डिस्टेंस को हम क्या देते हैं, से आर डैश। ठीक है, तो हमने अगर मॉलिक्यूल को पास में लाया है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल, तो इस केस में क्या होता है ना, कि जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो छोटे रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें छोटे एरो से बता रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, एंड ये भी रिपल्सिव फोर्स है जो बाहर की तरफ जा रहा है, और जो अंदर की तरफ आ रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इस वाले केस में तो दोनों बराबर थे, बट इस केस में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उन वो बढ़ गए हैं। ठीक है, जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते हैं तो काइनेटिक की जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी कम होती है ना। मगर क्योंकि आर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, इस वाले रीजन में पॉजिटिव है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले रीजन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो आर को डिक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ठीक है, बढ़ती है। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, तो टोटल एनर्जी जो होती है के प्लस यू, तो ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होती है, जब यू बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो धीरे धीरे कम होती है। तो एक मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस आ गया 1 और 2। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस और कम हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ आर डैश डैश। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ये वो पॉइंट होता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की और ज़्यादा पास नहीं आते हैं और उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ओ आर, ठीक है, तो यहाँ पर तो डायग्राम में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं सेफली, ठीक है, कि ये डिस्टेंस है ओ आर। ठीक है, ओ आर ये वो डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पॉइंट पर, ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर क्या है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई है, वो आपकी टोटल एनर्जी के बराबर हो गई है। ठीक है, तो ओ आर को आप एज्यूम कर सकते हैं कि ओ आर इज़ द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकता, और अगर मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकता है, तो इसका जो ऊपर का जो ग्राफ है, ठीक है, मतलब ये वाला ग्राफ जो है, फिर वो हमें नहीं प्लॉट करना चाहिए, ये यहाँ तक प्लॉट होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर यहाँ तक करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अंदर जा ही नहीं सकता, सो इट्स वी शुड नॉट ड्रॉ इट फर्दर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो तो के प्लस यू के बराबर होती है, बट के क्योंकि जीरो हो गया है, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा पास नहीं आ पाएगा। इसके बाद दोबारा से मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा समय आता है जब मॉलिक्यूल और ज़्यादा पास नहीं आ पाता, इसे भी कहते हैं इस डिस्टेंस ओ आर को कहते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। ये तो मैंने अभी रफली लिख दिया है, यहाँ पर एक्चुअली में एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ओके, सो टेक केयर, बाय। ठीक है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए था। ठीक है, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों वो बिट, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती है इस रीजन में और इस रीजन में। ठीक है, तो उनकी पावर्स थोड़ा डिफरेंट होती हैं। सो डोंट वरी, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर दैट। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।